हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय के बारे में हमने चर्चा करी। इसके साथ साथ उनके द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथों के बारे में भी हमने बात करी। इसके साथ साथ हमने उनके द्वारा वर्णित संप्रभुता सिद्धांत के बारे में भी हम बात करी और उसकी विशेषताओं के बारे में भी बात करी। आज हम बात करेंगे उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सबसे प्रमुख स्थान है हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत का। उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझने के लिए हम विभिन्न चरणों में बात करेंगे। सबसे पहले उनके मानव स्वभाव के चित्रण के बारे में बात करेंगे, फिर उनके द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात करेंगे, फिर उनके द्वारा वर्णित प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे और फिर समझौते के बारे में हम बात करेंगे। मानव स्वभाव का चित्रण, अर्थात उन्होंने कहा कि उनका जो मूल मंत्र था कि स्वयं को पढ़ो, रीड दाई सेल्फ, अर्थात उनका ये मानना था कि राजनीतिक समाज का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले मानव स्वभाव का जो है अध्ययन किया जाना चाहिए, या राजनीतिक समाज का अध्ययन जो है उसका प्रारंभ ही मानव स्वभाव के अध्ययन से किया जाना चाहिए। उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार सर्वप्रथम 1640 में प्रकाशित डी कॉर्पोरे पॉलिटिको में और उसके बाद लेवियाथन के प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्यायों में मिलते हैं। हॉब्स द्वारा मानव स्वभाव का चित्रण इस प्रकार किया गया। उन्होंने माना कि मानव एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी है, अर्थात उनका ये मानना था कि मनुष्य जो है एक स्वार्थी प्राणी है। वो सदैव स्वयं के हित उसमें लगा रहता है, स्वयं के हित साधना में लगा रहता है, और वो जो है भयग्रस्त प्राणी है, अर्थात वो सदैव भयभीत रहता है, असुरक्षा का भाव उसके मन में रहता है और वो सदैव जो है स्वयं के हित के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए सोचता है और उसके लिए ही वो सदैव अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो सदैव तत्पर रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश और शक्ति को बढ़ाना है, अर्थात हॉब्स ने माना कि मनुष्य का उद्देश्य जो है वो स्वयं का यश को बढ़ाना है, स्वयं की शक्ति को बढ़ाना है, और उसकी जो शक्ति की लिप्सा है वो सदैव बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है, और वो इस लिप्सा के कारण ही वो सदैव अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की जो है लालसा उसमें बनी रहती है, अधिक से अधिक शक्ति वो प्राप्त करना चाहता है, और ये शक्ति प्राप्त करने की लालसा जो है वो उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। हॉब्स का ये मानना है कि लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता सभी व्यक्तियों में समान है, अर्थात हॉब्स ये मानता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को शारीरिक और मानसिक रूप से लगभग बराबर बनाया है और सभी व्यक्तियों में लगभग समान योग्यताएं हैं। यद्यपि ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ हो या अधिक बलवान हो, और ये भी हो सकता है कि वो मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो, लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी उनमें जो है सभी व्यक्तियों में लगभग समान योग्यताएं होती हैं, और उन समान योग्यताओं के कारण व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, एक दूसरे से जो है वो संघर्ष करता रहता है, प्रतिस्पर्धा करता रहता है। फिर दूसरा है मनुष्य आत्म केंद्रित प्राणी है, अर्थात हॉब्स ने माना कि मनुष्य जो है वो पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित प्राणी है। वो स्वयं के हित के लिए सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं की शक्तियों को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए सोचता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है वो पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित प्राणी है। वो स्वयं के लिए, स्वयं के हिसाब से जो है सभी परिस्थितियों को डालना चाहता है, स्वयं के हिसाब से सभी व्यक्तियों के आचरण को वो चाहता है। तो इस प्रकार से हॉब्स ने माना कि मनुष्य पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित है, अर्थात स्वार्थी प्राणी है। वो स्वयं का हित सोचता है, स्वयं के बारे में, और उस हित सोचते हुए, स्वयं के बारे में सोचते हुए वो अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करना चाहता है। इसके बाद वो कहता है कि व्यक्ति में दया भावना और निस्वार्थ भावना नहीं होती, अर्थात हॉब्स ने माना कि व्यक्ति जो है उसमें कोई दया भावना नहीं होती, कोई निस्वार्थ भावना नहीं होती। अर्थात ये माना जा सकता है कि कोई व्यक्ति यदि दया का भाव दिखा रहा है तो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो ये मान लेते हैं हम लोग कि भाई वो व्यक्ति जो है निस्वार्थ रूप से उस व्यक्ति की सेवा कर रहा है या उसको जो है कुछ सहायता प्रदान कर रहा है। तो ये दया भावना मानते हुए ये मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति दया भाव रखता है तो उसमें निस्वार्थता की भावना है।
परंतु हॉब्स ने इसको भी नकारा और उन्होंने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति दया भावना दिखाते हुए किसी व्यक्ति की सहायता कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति निस्वार्थ है। उसमें भी वो व्यक्ति जो है स्वयं का स्वार्थ देखता है, वो व्यक्ति भयग्रस्त हो जाता है, अर्थात वो देखता है कि यदि इस व्यक्ति की जैसी हालत मेरी जैसी हो गई तो ऐसा सोचकर वो जो है उस व्यक्ति की मदद करता है, या ऐसा सोचकर भयग्रस्त होकर वो उस व्यक्ति के प्रति दया भाव रख। इस प्रकार दया और धर्म जो है वो भय पर आधारित माना। अब बात करेंगे प्राकृतिक अवस्था की। तो हॉब्स ने ये माना कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की जो अवस्था थी वो प्राकृतिक अवस्था थी। इस संदर्भ में मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकृति वाले मनुष्य की जबकि ऐसी सत्ता नहीं है या राज्य का नियंत्रण नहीं है, ऐसी स्थिति में ऐसी स्वभाव वाले व्यक्ति जो कि स्वार्थी है, झगड़ालू है, निरंतर संघर्षशील है, शक्ति प्रिय है, ऐसे व्यक्ति जो है उनकी अवस्था क्या होगी। तो इस संदर्भ में हॉब्स का ये मानना है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो पूर्ण अराजकता वाली अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में पूर्णतः अराजकता व्याप्त थी, अर्थात उस समय व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के कारण, शक्ति लिप्सा के कारण जो है, शक्ति के लालच के कारण वो निरंतर एक दूसरे से संघर्षशील रहता था, एक दूसरे से जो है लड़ाई झगड़े वो करते रहते थे और पूर्ण रूप से जो है अनियंत्रित अवस्था थी और राज्य नामक कोई संस्था नहीं थी और उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। तो पूर्ण रूप से अराजकता वाली स्थिति थी और एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से सदैव संघर्ष करता रहता था, निरंतर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, निरंतर युद्ध चलता रहता था। तो इस प्रकार हॉब्स ने माना कि इस अवस्था में सभी का सभी से निरंतर युद्ध चलता रहता था, शक्ति के लिए युद्ध, इसके साथ साथ अधिकारों की प्राप्ति के लिए युद्ध चलता रहता था, स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरंतर युद्ध चलता रहता था। इसके साथ साथ उन्होंने माना कि प्राकृतिक अवस्था जो है शक्ति ही सत्य की धारणा पर आधारित थी, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति जो है अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था। उसका ये मानना था कि मैं जो अधिक से अधिक प्राप्त कर लूँ वो मेरा है, वो शक्ति मेरी है और उसको जब तक मैं बनाए रखूँ तब तक वो मेरा है। अर्थात व्यक्ति की जो शक्ति की लालसा है वो निरंतर बनी रहती थी, वो निरंतर जो है बढ़ती ही रहती थी और व्यक्ति उस लालसा को पूरा करने के लिए निरंतर दूसरे व्यक्तियों से युद्ध करता रहता था, संघर्ष करता रहता था। इस प्रकार की अवस्था में मनुष्य जो है दुखी रहता था, वो सदैव जो है असंतुष्ट रहता था और ऐसी अवस्था में जो है प्रगति जो है वो नहीं के बराबर होती या प्रगति की कोई संभावना नहीं थी। हॉब्स के अनुसार या हॉब्स के शब्दों में उन्होंने कहा कि ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधन, ज्ञान व समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता था तथा मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाशविक तथा क्षीण होता था। अर्थात वो ये मानता है हॉब्स कि ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधन, इनका किसी प्रकार का जो है वो प्रगतिशीलता नहीं थी इनके संदर्भ में और मनुष्य जो है उसकी दीनहीन अवस्था थी, वो पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करता था, वो एकाकी जीवन व्यतीत करता था। इसके साथ साथ जो है वो सदैव जो है दुखी रहता था और असहाय रहता था। हॉब्स इस प्राकृतिक अवस्था का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं देता, बल्कि वो अनुमान के आधार पर कहता है कि जिस प्रकार इंग्लैंड में गृह युद्ध का वातावरण था तभी व्यक्ति जो है तभी ऐसी स्थितियाँ थी और तभी व्यक्ति जो है असहाय था, कोई संप्रभु शक्ति नहीं थी और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है असहाय था, दुखी था और जो है प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के हित के लिए सोचता था, प्रत्येक व्यक्ति भयभीत रहता था और असुरक्षा का भाव महसूस करते हुए वो स्वयं के हित के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए सदैव जो है कारण खोजता था और सदैव वो स्वयं के हित के लिए कार्य करता था। इस संदर्भ में हॉब्स कहता है कि मनुष्य को एक दूसरे के साथ रहने में सुख नहीं है, वरन बड़ा दुख और कष्ट मिलता है।
और इसलिए वे एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जबकि उन्हें शक्ति के आधार पर ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए। अर्थात हॉब्स का ये मानना है कि प्राकृतिक अवस्था से या अराजकता की इस अवस्था से तभी छुटकारा मिल सकता है जबकि कोई संप्रभु शक्ति आए और सभी व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करे, सभी व्यक्तियों के जीवन को जो है कानून के अनुसार उनके आचरण को नियंत्रित करे, निर्धारित करे, कानून के अनुसार सभी व्यक्तियों का आचरण हो ऐसा। तो इस प्रकार से उन्होंने माना कि व्यक्ति का जीवन सुखमय तभी हो सकता है, व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग तभी कर सकता है, व्यक्ति के जीवन से कष्ट तभी मिट सकता है जबकि किसी संप्रभु शक्ति के द्वारा उसके जीवन के आचरण को निर्धारित किया जाए, उसके जीवन के आचरण को जो है सुव्यवस्थित किया जाए। फिर है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है मनुष्य की आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता, अर्थात ऐसे अधिकार जिसके माध्यम से जो है स्वयं व्यक्ति स्वयं की आत्मरक्षा हेतु जो है किसी भी कार्य को करता है, तो वो स्वतंत्रता उसे जब प्राप्त होती है तो वो उसे कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। अर्थात ऐसे अधिकार जिससे व्यक्ति जो है स्वयं की रक्षा कर सके और ऐसा कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र हो, उसे कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। जबकि प्राकृतिक कानून के तहत वो कार्य आते हैं जिसमें कि व्यक्ति जो है उसकी प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के हित के लिए घातक हो, उस काम को करने से उसे रोका जाए। अर्थात ऐसे कानून जिसके माध्यम से व्यक्ति को जो है उसके ऊपर निषेधात्मक आज्ञाएं लगाई जाती है कि आप ये कार्य नहीं करोगे, क्योंकि वो कार्य यदि वो करता है तो उसकी स्वयं की जो प्रबल इच्छा है अर्थात उसके प्राणों की रक्षा की जो इच्छा है उसके लिए वो कार्य घातक हो सकता है, इसलिए वो कार्य करने से उसे रोका जाता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक अधिकार जो है वो स्वतंत्रता की बात करते हैं और प्राकृतिक कानून जो है वो व्यक्ति पर बंधन की बात करते हैं। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु विभिन्न कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि प्राकृतिक कानून व्यक्ति की आत्मरक्षा में जो बाधक कार्य है उनको नहीं करने पर वो जो है निषेधाज्ञाएं उसके ऊपर लगाता है। फिर है प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है जबकि प्राकृतिक कानून से दायित्व का, अर्थात प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है कि व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों के तहत आत्मरक्षा कर सकता है, स्वयं की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है, जबकि प्राकृतिक कानून जो है वो व्यक्ति को दायित्व में बांधता है, अर्थात व्यक्ति वो कार्य नहीं करेगा जिससे स्वयं के और दूसरे के जीवन को हानि हो, जिससे दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप हो, इस प्रकार का कोई भी कार्य जो है वो व्यक्ति नहीं करेगा। तो यह है कानून, प्राकृतिक कानून, अर्थात प्राकृतिक कानून व्यक्तियों को कर्तव्य का आभास कराता है। फिर है मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार एक निरंतर संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं, अर्थात व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्षशील रहता है, निरंतर जो है वो ये चाहता है कि मैं अधिक से अधिक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकूं, मैं अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन कर सकूं, मैं अधिक से अधिक सुरक्षित रह सकूं, इसके लिए वो अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति जो है अधिकार प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्षशील रहता है, वो ये चाहता है कि दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप करके मैं अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकूं, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त कर सकूं, ताकि मेरा जीवन जो है सुखमय हो सके, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सकूं। इसके विपरीत प्रकृति के कानून जो है बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट नियम है, अर्थात प्राकृतिक कानून जो है वो ऐसे नियम हैं जो व्यक्ति को जो है अनुशासित करता है, व्यक्ति के जीवन को संभव बनाता है, दूसरे के व्यक्ति के अधिकारों को जो है संभव बनाता है। ये ऐसे नियम हैं प्राकृतिक नियम। तो इसलिए कहा जा सकता है प्राकृतिक नियमों के बारे में कि प्राकृतिक नियम जो है वो बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट नियम है या बुद्धि द्वारा बनाए गए कानून है या बुद्धि द्वारा बनाए गए नियम है। हॉब्स इस प्रकार 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है, जिनमें से 3 अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए। हॉब्स ने 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करी, लेकिन
जो है उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक नियम बताए। उनमें सबसे पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है शांति स्थापित करने की चेष्टा करे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ये योगदान दे कि वो समाज में या राजनीतिक या राज्य में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने में वो अपना योगदान दे। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे अशांति हो, जिससे जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसा कार्य उसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो है दूसरे अधिकार, यदि उसके अधिकार दूसरे के व्यक्ति के अधिकारों में आड़े आते हैं तो उसे जो है उन अधिकारों को त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता का, उतने ही अधिकारों का उपभोग करना चाहिए जितना कि जो है वो अधिकार दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों में बाधा नहीं बने, या जो है वो अधिकार उसके कर्तव्य की पूर्ति में बाधा न बने। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने अधिकारों का उपभोग उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जिस सीमा तक वो दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता हो। फिर है व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो उसने स्वयं किए हैं, अर्थात सामाजिक समझौते सिद्धांत के तहत एक व्यक्ति ने जो है कुछ व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करी थी, उनको स्वयं के जो है के लिए कानून और नियम बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करी थी। तो ये जो समझौता है, इस समझौता का पालन जो है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर है सेबाइन के शब्दों में वे कहते हैं कि वे एक ही साथ पूर्ण दूरदर्शिता के सिद्धांत भी है और सामाजिक आधार के नियम है। सेबाइन प्राकृतिक अधिकारों, प्राकृतिक कानूनों के बारे में कहते हैं कि प्राकृतिक कानून जो है वो दूरदर्शिता के सिद्धांत भी है और सामाजिक आधार के नियम भी, अर्थात प्राकृतिक कानून वे कानून है जिसके आधार पर एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जाता है, एक सामाजिक व्यवस्था के नियम निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक कानून जो है वो सामाजिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए आवश्यक नियम है। प्राकृतिक कानूनों के लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि इनको जो है अलंकारिक रूप से ही प्राकृतिक कानून कहा जाता है। वास्तव में कानून जो है वो होते हैं जो कि उच्च सत्ता द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो है बाध्यकारी शक्ति होती है, अर्थात उच्च सत्ताधारी द्वारा जब कानूनों का निर्माण किया जाता है और जनसाधारण द्वारा यदि उनका पालन नहीं किया जाता है तो उसके पीछे जो है बल का प्रयोग किया जाता है या दंडात्मक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हॉब्स ने माना कि प्राकृतिक कानून जो है वो कानून नहीं होते बल्कि प्राकृतिक नियम होते हैं। कानून जो है वो सत्ताधारी द्वारा बनाए गए आदेश होते हैं या सत्ताधारी द्वारा बनाए गए नियम होते हैं जिनके पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है, और यदि कोई व्यक्ति उन कानूनों का पालन नहीं करे तो उनके पीछे दंडात्मक शक्ति कार्य करती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक कानून जो है वो प्राकृतिक, मूल रूप से प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाते हैं, सरल बनाते हैं और व्यवस्थित बनाते हैं। प्राकृतिक कानून के बारे में ये कहा जा सकता है कि यह नियम विवेकपूर्ण परामर्श मात्र है जिनका मानना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। यह तो वे शर्तें हैं जो आत्मरक्षा में सहायक हो सकती है, किंतु जिनका पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अर्थात प्राकृतिक जो नियम है उसके पालन में कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती, बल्कि व्यक्ति जो है स्वयं की इच्छा पर के आधार पर उसका पालन करता है, स्वयं की इच्छा से उनका पालन करता है। और यदि व्यक्ति इन प्राकृतिक नियमों का पालन करता है तो उसकी आत्मरक्षा हो सकती है, उसके स्वयं का विकास हो सकता है। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।